गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने अभी थंबनेल देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम 2022 का जो सेकंड ग्रेड जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेपर के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सितंबर में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर चित्रित पिछवाई नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चमड़ा, कागज, कपड़ा और लकड़ी। तो इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर, बंदिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको आता होगा यदि आपके कोई फ्रेंड्स उस जनजाति से बिलोंग करते होंगे। बाकी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऑप्शन है भील, सहरिया, गरासिया और मीणा। इसका अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा गरासिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन है वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। देखिए इसमें एक ट्रिक भी है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका सही आंसर होगा वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। देखिए अक्षय में क्ष आ रहा है और वैशाख में श आ रहा है और शुक्ल में भी श आ रहा है। इन तीनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग सेम है, इसलिए अक्षय, वैशाख और शुक्ल आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लोक गायकी की 4 बेंत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही हैं। ऑप्शन है टोंक, जयपुर, अलवर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। इसके ऑप्शन है सुरजन चरित्र, वीरमदेव सोनगरारी बात, पद्मावत, एकलिंग महात्म्य। देखिए अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा उसमें कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव की बात की गई। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा वीरमदेव सोनगरारी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी। चंद्रबरदाई, महेश दास, सूर्यमल मिश्रण, नरपति नाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरपति नाल। देखिए जो साहित्य के जो रचनाएं हैं, उनके जो कवि हैं वो आपको रटने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे तरीके से याद हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ की मुख्य गादी या गद्दी में स्थित है। ऑप्शन है नरैना, गोगामेड़ी, सांबर और डिडवाना। देखिए दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है वो नरैना में है। उसके अलावा दादू खोल जो है वो बेराना में है। दादू जी का संबंध, वैसे इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में और इनकी जो आगे का इनका जीवन है वो सांभर, आमेर और क्रमशः नरैना और बेराना में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि उसमें क्या पूछा है, सत्य है या सत्य नहीं है। ऑप्शन है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित तो उसे समय से पहले नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है और सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 5वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन। और आपको पता होगा 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। नेक्स्ट है, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी। राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार। और इसमें आगे ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2 और 3, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
1, 2, 3, 4 राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, ये समस्त रचनाएं जो है वो मंडन की ही। इसके अलावा इसमें राजवल्लभ, वास्तुशास्त्र, वास्तुमंजरी, इस तरह की प्रसाद मंडन, वास्तुमंडन, इस तरह की कई सारी रचनाएं भी देखने को मिलती हैं। इसके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्नलिखित में से किस तारीख को संभाला था? 1 दिसंबर 1998, 2 दिसंबर 1998, 3 दिसंबर, 12 दिसंबर। तो देखिए इसका आंसर होगा 1 दिसंबर 1998। और देखिए श्री अशोक गहलोत का जो मुख्यमंत्री के पद पर जो पूरा टाइम पीरियड रहा है उसको याद करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसको याद करने के लिए मैं आपको जैसे ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले उनका जो कार्यकाल शुरू होता है 1990, एक सेकंड, हाँ, सबसे पहले उनका कार्यकाल शुरू होता है 1998 से 2003 तक, ठीक है। उसके बाद में 98 से आपको 10 साल प्लस कर लेने हैं, तो फिर कौन सा साल आएगा? 2008। फिर 2008 से कब तक रहे? 2013 तक। फिर आपको 10 साल प्लस करने हैं 2018 से 2023 तक। ये इतना सिंपल है इनका कार्यकाल समझना, ठीक है। और इनके कार्यकाल की सबसे ख़ास बात ये है कि इन्होंने अपने जो पद ग्रहण और वापस ये जब पद से हटे वो समस्त जो तारीख रही है वो दिसंबर में ही रही है। तो आपको ये चीज़ स्पेशली इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? तो 7 SC से और 4 ST से, 9 इसमें अनुसूचित जाति से और 2 अनुसूचित जनजाति से, 6 और 5, 8 और 3। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 और 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नो सॉरी, इसमें एक मिस्टेक, नो क्लियर, 7 और 4 ही है, राइट। वो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। इससे आगे बढ़ते हैं। थर्टी नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? तो इसके ऑप्शन है जस्टिस S सगीर अहमद, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, प्रकाश टाटिया और अमर सिंह गोदारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कांता भटनागर है ये मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी थी, ठीक है। सबसे प्रथम अध्यक्ष भी यही थी और जो सबसे कम कार्यकाल के लिए जो पद संभाला था मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का, वो भी इन्होंने ही संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खान, हीरालाल देवपुरा और जगन्नाथ पहाड़िया। इसमें से राइट ऑप्शन होगा हीरालाल देवपुरा। देखिए टीकाराम पालीवाल जो है ये जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ये थे टीकाराम पालीवाल। बरकतुल्ला खान थे ये प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे और जगन्नाथ पहाड़िया जो थे वो प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं राजीव स्वरूप, NC गोयल, निरंजन कुमार आर्य, CK मैथ्यू। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो आंसर होगा वो राजीव स्वरूप होगा, लेकिन अगर राजीव स्वरूप ऑप्शन में नहीं आए तो आपको NC गोयल को राइट करना है, क्योंकि इन दोनों का सबसे कम कार्यकाल रहा था राजीव स्वरूप का और उसके बाद में रहा था NC गोयल का। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? ऑप्शन है 22, 13, 25 और 17। तो अगर आपने पंचायती राज को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर होगा 17। और वहीं अगर हम पंचायत समिति की बात करें तो उसमें 15 सदस्य निर्वाचित होंगे और ग्राम पंचायत की बात करें तो उसमें
3000 की जनसंख्या पे 9 सदस्य निर्वाचित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? तो देखिए इसका आंसर होगा 2002। 1999 में हुआ था, 2000 में हुआ था, 2004 में हुआ था, 2002 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन? देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम, अगर हमें नहीं भी आ रहा हो तो भी हम जो सबसे अलग हटकर जो ऑप्शन हमें दिख रहा हो उसके ऊपर अपन राइट लगा सकते हैं। जैसे मेरा आंसर बताने से पहले आपने सोच लिया होगा कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय इसका आंसर तो हो सकता है, तो यही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया, ये सब जो चीज़ें हैं ये रटने की होती हैं, और आप नहीं भी रट पाएँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब कट ऑफ मेंटेन करने के लिए क्वेश्चन होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये क्रम से वैसे सजा हुआ है, तो ABCD इसका सही आंसर, सॉरी ACBD, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों के माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों को चयन करने के लिए शुरू किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन है डायल फ्यूचर, मुस्कान कार्यक्रम, आपका अगला कदम, स्मार्ट शाला। तो इसका अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायल फ्यूचर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? इसके ऑप्शन है 10वां, 12वां, 14वां, 16वां। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, मतलब कि राजस्थान का जो स्थान है वो है 12वां। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? नागौर, जैसलमेर और अलवर, नागौर, अजमेर और बीकानेर, झालावाड़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। इसका राइट आंसर देखिए, ये पुराने जो करंट अफेयर्स है ये वो है, इसलिए अपने को इस तरह के क्वेश्चन में इसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे जो सितंबर में जो करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे वो अलग होंगे। ठीक है, बाकी इसका आंसर मैं बता देता हूँ, नागौर, जैसलमेर और अलवर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की पहल की सराहना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दौसा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो ये भी उस समय के करंट का है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7-7। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो देखिए ये भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप एक ऑप्शन को सबसे अलग देख पा रहे होंगे, तो वही इसका आंसर है, माउंट आबू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी करंट का है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 11वीं भारतीय ओपन चैम्पियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, ये भी उस समय के करंट का है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्हें ये पदक किस खेल में जीते हैं? 27वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा शतरंज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप अपने मन से भी कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? देखिए इसमें श्रमिकों की बात हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अपना थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं ना, तो उसमें हम कर सकते हैं। दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें
देखिए, अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से मैपिंग से पढ़ा है ना, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन है, गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती हैं। गर्मियों में विषुवत रेखा की ओर एवं सर्दियों में ध्रुवों की ओर सरकती हैं। कर्क रेखा की ओर सरकती हैं, मकर रेखा की ओर सरकती हैं। देखिए, इसका आंसर होगा गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती है। देखो, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें अगर आपने मैपिंग अच्छे से करी है तो आपको आंसर आ जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? देखिए, इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और रूस, यूक्रेन और सिएरा लियोन। तो इसका जो अपना आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है और इसके अलावा मंगोलिया भी ऑप्शन में होता तो हमारा राइट आंसर होता मंगोलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी कम घनत्व मंगोलिया का रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसमें गलत दे रखा है। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? प्रवास, युवा संस्कृति, वैश्विक नागरिकता, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। देखिए, ये आंसर आपको पढ़ते ही आपको पता चल रहा होगा, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। प्रशांत, ये महासागर दे रखे हैं और जो इनके सीमावर्ती सागर है ये दे रखे हैं। प्रशांत महासागर है, कोरल सागर है, हिंद, बंडा सागर, आर्कटिक, कारा सागर, अटलांटिक, बेरिंग सागर। तो इसमें अपने को जो सही युग्म है उनका चयन करना है। देखिए, प्रशांत महासागर का सीमावर्ती सागर कोरल सागर है, राइट। हिंद महासागर का बंडा सागर नहीं है। हिंद महासागर भी किसका है? प्रशांत महासागर का। और आर्कटिक का कारा सागर और अटलांटिक का बेरिंग सागर। देखिए, जो बेरिंग सागर है वो भी किसका है? प्रशांत महासागर का। तो इसमें ए और सी राइट है, ए और सी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? रायलसीमा, सह्याद्री, विंध्यन, सतपुड़ा। देखिए, ये भी मैपिंग वाला क्वेश्चन है। अगर आपको मैप अच्छे से पता होगा, आपको पता होगा सबसे पहले जो श्रेणी आती है वो आती है विंध्यन। उसके बाद में नदी है नर्मदा। उसके बाद में फिर जो श्रेणी है वो है सतपुड़ा। और फिर जो नदी है वो है तापी। ठीक है, तो नर्मदा और तापी के बीच की श्रेणी पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गलत युग्म की पहचान कीजिए। नाहरकटिया जो क्षेत्र है वो ऊर्जा संसाधन गैस से संबंधित है। जरिया कोयले से, अलियाबेट तेल से, मोरान रीजन कोयला से। तो देखिए, इसका सही आंसर इसमें नाहरकटिया गैस से है, राइट है। जरिया कोयला से हैं, ये भी राइट है। अलियाबेट, खड़ियाबेट ये सभी तेल से हैं, ये भी राइट है। जो मोरान हुगरीजन है ये कोयला से संबंधित नहीं है, ये भी किससे संबंधित है? तेल से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये मोरान हुगरीजन कहाँ पे है? ये असम में स्थित है, असम के डिब्रूगढ़। और नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में, तापमान बढ़ाने में, भूमि की क्षमता बढ़ाने में, सूखा शमन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी समझने वाला है। इसमें आपकी एक छोटी सी गलती आपका क्वेश्चन गलत कर सकती है। क्वेश्चन क्या है? कोंकण, ये कनारा है, केनरा और मालाबार उप प्रदेश हैं पश्चिमी घाट के, पूर्वी तटीय मैदान के, गुजरात तटीय मैदान के, पश्चिमी तटीय मैदान के। आप ऑप्शन देखते ही पहले आपका ध्यान जाएगा पश्चिमी घाट पर और आप इसको राइट कर दोगे, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी तटीय मैदान के। देखिए, जो ये
कोंकण, केंद्र, मालाबार जो उप प्रदेश है ये पश्चिमी घाट के उप प्रदेश नहीं है, तटीय मैदान के हैं, पश्चिमी तटीय मैदान के। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट तो अपने आप में एक पहाड़ी है और जो तटीय मैदान है वहाँ पे ये कोंकण, केंद्र और मालाबार उप प्रदेश पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो इसके संघीय बजट 2018-19, 19-20, 20-21 और 21-22। इसका अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2018-19। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती हैं? निर्यात साख गारंटी निगम, निर्यात साख बीमा निगम, विदेशी व्यापार का भारतीय संस्थान, वाणिज्यिक मंत्रालय का विदेशी व्यापार विभाग। इसका जो आंसर होगा निर्यात साख गारंटी निगम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना है। देखिए ये दोनों टारगेट है इंडिया के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो कुछ करंट से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो कोई चिंता के विषय वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आगे जो अभी करंट अफेयर्स हैं सितंबर से पिछले 2024 के सितंबर से 2025 के सितंबर, एक साल तक का जो करंट अफेयर्स आप उसमें पढ़ोगे तो उसमें आपके क्वेश्चन सोल्व हो। 2022 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है उसमें अगर आपके आंसर राइट नहीं भी हो रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए इनमें से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? देखिए ये भी करंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्यम पोर्टल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है? इसमें ऑप्शन है प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय गवर्नर, गवर्नर जनरल, संघीय विधायिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? भारत के सभी नागरिकों को, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को, केवल पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो, केवल महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया है, ये गलत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, राइट। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक, एक्सपोर्ट प्रिपरेंडनेस इंडेक्स कौन तैयार करता है? विदेश मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त आयोग, भारत सरकार, नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? सर्वसम्मति से, बहुमत से, सहमति और रजामंदी से, अल्पमत से। देखिए इसमें जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप राइट करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट नहीं है, क्योंकि सर्वसम्मति में तो एक तरीके से पूर्ण बहुमत हो गया, लेकिन संविधान सभा में पूर्ण बहुमत के हिसाब से निर्णय नहीं लिए गए थे। और इसमें क्या हुआ था? सहमति और रजामंदी, सबके आपसी सहमति से प्रत्येक निर्णय लिए गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि हैं, जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? देखिए इसके जो ऑप्शन है, गोलकनाथ मामला, केशवानंद भारती मामला, मिनर्वा मिल्स मामला, मेनका गांधी मामला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोलकनाथ मामला। और केशवानंद भारती में क्या हुआ था? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। मतलब आप संविधान संशोधन कर तो सकते हो मूल अधिकारों में, लेकिन वो
जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये इसमें बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 3, भाग 2, भाग 5, भाग 4। तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, मनोनयन, वंशानुगत। तो आपको पता ही है, इसका जो आंसर होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की जनता ने, प्रांतों की विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने, प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका ने। देखिए, आपने अगर संविधान सभा का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे वो, लेकिन जो जनता थी, प्रांतों की जनता, उसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों को, और प्रांतों की विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ठीक है, इन्होंने इनको निर्वाचित किया और इन्होंने इनको निर्वाचित किया। तो सही आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? 405, 272, 342 और 397। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 397, 397। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CII FICCI ये क्या है? इसका ऑप्शन है दबाव समूह, राजनीतिक दल, परमाणु संधि, आतंकवादी संगठन। तो इसका ऑप्शन होगा दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? 26 अप्रैल 1954, 27 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल। सभी में 1954 दे रखा है, आपको सिर्फ डेट का पता करना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? KPS मेनन, KM पनिकर, जवाहरलाल नेहरू और K नटवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KPS मेनन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित कौन थी? जवाहरलाल नेहरू की बहन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लोकसभा का नेता होता है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? देखिए, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है, राइट है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है, ये भी राइट है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है, नहीं, ये गलत है। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, ये भी राइट है। इसके जो आंसर होगा वो होगा A, B और D। तो नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं, A, B और D किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, ये इसका ऑप्शन ये नहीं है, दर्शन शास्त्र। तो ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी के शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, राइट है। शिक्षक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, राइट है। शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया जो सरल मार्ग प्रशस्त करता है, ये तीनों राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? जर्मनियों के एकीकरण की संधि, आंशिक परीक्षण निषेध संधि, आणविक अप्रसार संधि, IRBM संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनियों के एकीकरण की संधि है। देखिए, जो आंशिक परीक्षण निषेध संधि जो है, ये कब हुई थी? 1963 को हुई थी। और आणविक अप्रसार संधि कब हुई थी? 1968 को हुई थी। और IRBM संधि ये कब हुई थी? 1987 को हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था विद्यार्थी
कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं के की प्रतिवर्तीता को समझने लगता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञ अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर, आपने अगर जो मनोविज्ञान पढ़ी होगी और उसमें आपको थोड़ा सा भी आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसका आंसर राइट लगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, अंतःप्रज्ञ और पूर्व संप्रत्यात्मक तो हो ही नहीं सकती, और औपचारिकता जो है वो सबसे उच्च अवस्था है। तो इसका आंसर क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। इसमें दंड एवं आज्ञाकारिता, सामाजिक अनुबंध, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध और सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत। देखिए, जो कोहलबर्ग था उसने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने, इसमें जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को मेनली 3 भागों में बांटा था। एक तो जो पूर्व परंपरागत स्तर थे, एक परंपरागत थे और एक उत्तर परंपरागत थे। ठीक है, तो जो दंड एवं आज्ञाकारिता है ये किस में आएगा? पूर्व परंपरागत में आएगा। सामाजिक अनुबंध जो है ये किस में आएगा? उत्तर परंपरागत में आएगा। और जो अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध जो हैं ये परंपरागत नैतिकता में आएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन केवल सी। और सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत जो है ये किस में आएगा? ये भी उत्तर परंपरागत में आएगा। ठीक है, तो इसका अपना जो राइट ऑप्शन हो गया वो केवल सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अधिगमकर्ता के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्वानुमानित है, विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है, विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, विकास पूर्वानुमानित है, ये राइट है। अंश से संपूर्ण की ओर नहीं बढ़ता है और रेखीय पथ पर आगे नहीं बढ़ता है, ये विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। तो ऑप्शन ए और डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए और डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल के बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो परिणाम अच्छे देने में प्रवीण हो। इस कथन को अवलोकनात्मक अधिक्रम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो इसमें इसका आंसर होगा अवधानात्मक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, ये राइट है। और ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है, ये भी राइट है। तो एक सेकंड, सॉरी गाइस, हाँ, अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे, हाँ, तो इसमें हमने पढ़ा था अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं, ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें ए और बी दोनों राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन और पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन होता है, थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाली परिवर्तन अधिगम कहा जा सकता है। तो देखिए, इसका जो आंसर है ये थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है, ये लाइन इसमें गलत दे रखी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? समाज मिति, साइकोट्रोमा, सैन्य स्थिति परीक्षण, MMPI। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा MMPI। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? प्रतिदमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण, उदात्तीकरण। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिदमन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जोड़ों को मिलाइए। पास अलोंग परीक्षण
टर्मन, संस्कृति मुक्त परीक्षण, सम्मिलन सिद्धांत और आईक्यू। देखिए आईक्यू को आपको पता होगा कि टर्मन है, ठीक है। तो सिर्फ अब हम डी से अगर मिलाएं तो हमारा 50% क्वेश्चन जो है वो यहीं पे राइट हो जाता है, ठीक है। दूसरा और चौथा इसमें डी में पहला मिला रखा है, और जो पास अलोंग परीक्षण है वो किससे हैं, अलेक्जेंडर से। तो ए का दूसरा, मतलब कि इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा। देखिए हमको सिर्फ 2 ही आंसर पता थे, उसके बावजूद भी हमने आंसर को सही कर दिया। तो पास अलोंग परीक्षण में कौन सा होगा, अलेक्जेंडर। आईक्यू में टर्मन, और संस्कृति मुक्त परीक्षण में बी में तीसरा केटल, और जो बचा है सम्मिलन सिद्धांत, इसका क्या होगा, जेजोंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाज सेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधक निम्नलिखित में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, समाज सेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधक। देखिए ये सभी क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। ये चीज़, ऐसे क्वेश्चन हमें पढ़ते ही पहले हमें जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में किस प्रकार के फ्रेम ऑफ माइंड की, मतलब मन की रूपरेखा रखता है। देखिए स्वयं को समझने में, तो इसका आंसर क्या होगा, अंतर्वैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है। व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, सामाजिक और मानवतावादी। इसमें क्या पूछा है, कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़ते ही पहले हमें उनका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, ठीक है। कुछ वर्ड पर हम गौर करें तो हमें पता चल जाएगा। व्यक्तिगत विकास, भाग्य चयन और सकारात्मक गुणों की क्षमता, तो ये क्या है, मानवतावादी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण है। 73 में जो ऑप्शन है, उच्च सृजनात्मकता, अच्छी आदत का, उच्च बुद्धि का, बाह्य अभिप्रेरणा का। देखिए अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो ये क्या है, एक बाह्य अभिप्रेरणा है। अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए परिश्रम पूर्वक अध्ययन कर रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बाह्य अभिप्रेरणा का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बी के पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है। समस्या अवलोकन का, समस्या उपयोग परीक्षण का, परिणाम परीक्षण का, जिज्ञासा परीक्षण का। इसका सही आंसर होगा सामान्य उपयोग परीक्षण का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 75 में प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं। सर्वोत्तम तरीका पूछा है इसमें, ठीक है। स्वयं के लिए अधिक्रम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, उन्हें उनके माता पिता की उच्च आकांक्षाओं की याद दिलाना, पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, जहाँ तक संभव हो सके उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना। देखिए स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, ये सबसे सर्वोत्तम तरीका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित वस्तुओं के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवृत्ति का यह घटक है मूल्य, संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक, ठीक है। इसकी भी लैंग्वेज से आपको पता चल रहा होगा। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित अभिवृत्ति का यह घटक क्या है, संज्ञानात्मक घटक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। सामाजिक, अंतर्निर्भर, स्वतंत्र और आश्रित। देखिए ये क्वेश्चन भी ढंग से पढ़िए। अपने स्वयं को आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है।
कौन सा है? स्वतंत्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि वैयक्तिक भिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M16 की सीमा के बीच प्लस माइनस 16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? 78, 98.26, 68.26, 70.14, 65.42। इसका सही आंसर क्या होगा? 68.26। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित हैं? देखिए, ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार, देखिए इसमें अपने को देखना है औसत वर्षा में आरोही क्रम से जमाना है ना, तो हमको सबसे राजस्थान में हमें नीचे से, जहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून एंटर करता है वहाँ से दूर से पास तक के ज़िलों को हमें देखना होगा। तो इसमें जैसे सबसे पहले है हनुमानगढ़, और उसके बाद में जयपुर आता है, उसके बाद में बूंदी, उसके बाद में बांसवाड़ा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? काली सिंध, बेड़च, पार्वती और बाणगंगा। देखिए हमको पता है कि जो बेड़च और बाणगंगा, इन दो नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान के अंदर से होता है। और जो काली सिंध और पार्वती जो है, इनका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? देखिए ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, शुष्क सागवान वन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार, 22-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो इसमें आंसर होगा दूसरा। और पहला स्थान किसका था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मूंगफली उत्पादन में देश में सबसे प्रथम स्थान कौन से राज्य का था? आप कमेंट बॉक्स में बता दिए। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के द्वारा निर्मित है? बनास, लूणी, चंबल, माही। देखिए वागड़ क्षेत्र जो होता है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है, और दक्षिण भाग में नदी कौन सी बहती है? माही। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माही। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई गई? जैसलमेर, अलवर, जयपुर, कोटा। देखिए ये इस क्वेश्चन को अगर हम ढंग से देखें तो मुझे पहले इसका आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने ढंग से सोचा कि 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर, तो हम देखते हैं कि जो अलवर है वहाँ पे शहरीकरण सबसे तेज़, सबसे फास्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे। और क्योंकि वो जो हमारी राजधानी है दिल्ली, उसके सबसे करीब पड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलवर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? हाईटेक ग्लास धौलपुर, सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा, टायर ट्यूब अलवर, पॉलीमर शाहपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा जो है वो निम्बाहेड़ा में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो नॉर्मल जो सीमेंट होती है वही होती है। सफ़ेद सीमेंट के कारखाना जो है वो जो राजस्थान के जो नागौर उस साइड का जो क्षेत्र है वहाँ पे सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए। सालिम सिंह जी की हवेली, जैसलमेर, जसवंतड़ा, जोधपुर, अर्थुणा मंदिर, डूंगरपुर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, बांसवाड़ा। देखिए ये मुझे पर्सनली इसलिए पता है क्योंकि मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ, तो मुझे इसके बारे में आइडिया है। जो अर्थुणा मंदिर है वो डूंगरपुर में नहीं होकर बांसवाड़ा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। क्या पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था 2011 में। तो देखिए अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो ये चीज़ वैसे आपको पता ही होगा, सिंपल से क्वेश्चन है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खेरी तथा लोही नस्लें। देखिए जो खेरी नस्ल है वो किसकी है? भेड़ की है। और जो लोही नस्ल किसकी है? बकरी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। किस अभिलेख में
प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? ग्वालियर, जोधपुर, उज्जैन, कन्नौज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख। देखिए जितने भी ये जो जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये अगर हम बेसिक किसी भी कोचिंग से अगर हम नोट्स बनाते हैं तो उसमें ये सब जो फैक्ट हैं ये ऐसे कैसे क्लियरली हर कोचिंग के नोट्स में लिखे हुए होते हैं, इसलिए आप पढ़ते रहें लगातार, आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय माना गया था? उल्गू खां, जलाल खां, नुसरत खां, मोहम्मद खां। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नुसरत खां। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है नुसरत खां, ये मैंने कई बार मतलब काफ़ी बार अलग अलग पेपरों में मैंने इसको देख रखा है, नुसरत खां वाले इस क्वेश्चन को, तो आप इसको स्पेशली ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंता के युद्ध के नाम से पुकारा है? अब्दुल कादिर बदायूनी, कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद। देखिए इसको गोगुंता का युद्ध किसने कहा है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसको गोगुंता का युद्ध कहा है, इसी आपको याद रखना है। और इसको जो खमनोर का युद्ध है वो किसने कहा है? खमनोर का युद्ध ये कहा है अबुल फजल ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो ऑप्शन है मेजर शावर्स, कर्नल ईडन, कर्नल मेलिसन, कर्नल मैक्समैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेजर शावर्स। देखिए ये जो पॉलिटिकल एजेंट है ये भी 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है उसमें सारे सिंपल क्वेश्चन पूछ सके, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप बेसिक भी अगर आप 1 या 2 पेज में अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और इसके लिए अगर आपको और भी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसमें स्ट्रेटेजी और किस तरह के मेरे शॉर्ट नोट्स है उसका भी वीडियो में लेके आऊँगा। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बालाथल, गणेश्वर, बैराट और कालीबंगा। इसका राइट आंसर होगा बैराट। नेक्स्ट है, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान की किस संस्था से संबंधित है? संप सभा, आर्य समाज, इंडियन एसोसिएशन और महाजन सभा। तो इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज। 1911 एवं 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था? देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। ईडर, सूत, बेड़सा, खेड़ा। इसका राइट आंसर होगा बेड़सा। मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय कब हुआ? देखिए ये क्वेश्चन जब पहली बार मैंने देखा तो पहली बार में ये क्वेश्चन मेरे भी गलत हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने मत्स्य संघ देखा मैंने इसका राइट आंसर किया 18 मार्च 1948। लेकिन एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय कब हुआ? देखिए सबसे पहले 18 मार्च, उसके बाद में 25 मार्च, उसके बाद में 18 अप्रैल, फिर 30 मार्च और फिर आएगा 15 मई। मतलब कि 5वां जो चरण है, इस 5वें चरण में क्या हुआ था? मत्स्य संघ का विलय बृहद राजस्थान में हो गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी मतलब कुछ क्वेश्चन आपको एकदम शांत रह के आराम से सोच कर फिर उसको सोल्व करना है, तभी आपके क्वेश्चन राइट हो पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा शेरगढ़ दुर्ग, 12 में है जो कि। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? साबला, सामलिया, कोल्लू और बेंगटी। कोल्लू में किसका है? पाबू जी का। और इसका राइट आंसर होगा बेंगटी, फलोदी में। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? बाल मुकुंद बिस्वा, शिवकरण थानवी, गोपाल लाल पुरोहित और तारक प्रसाद। देखिए इसका आंसर होगा बाल मुकुंद बिस्वा। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। मैं और भी कई सारे इंपॉर्टेंट जो पेपर है वो इस चैनल पर लाता रहूँगा और आप उनको देखकर जो पुराने क्वेश्चन हैं उनके अंदाजे से आप क्वेश्चन सोल्व करते रहें। देखिए अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें, ये मेरा पहला वीडियो है और इससे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे मैं वीडियो लाऊंगा उसमें इम्प्रूवमेंट करता जाऊंगा। आप सभी का सपोर्ट बना रहा तो आगे अच्छे अच्छे वीडियो और कई सारे जो
हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड में, उनको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं खुद एसएसटी का स्टूडेंट रहा हूँ और काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे पास में काफ़ी ऐसा कंटेंट है जो एसएसटी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।